हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप भारत की राजनीति के बारे में जानना चाहते हैं, विस्तार से समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम कर रहे हैं 6th क्लास की सामाजिक राजनीतिक जीवन बुक का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है विविधता की समझ। जब भी आप वीडियो देखना शुरू करते हैं तो अपने साथ इस सब्जेक्ट की बुक लेकर बैठें और लेसन को खोलें, और जो वीडियो में आप सुनते हैं तो बुक में अवश्य देखते रहें और निशान भी लगाते रहें। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। लेसन की स्टार्टिंग में 3 चित्र दिखाए गए हैं। ये 3 पेंटिंग हैं जो बच्चों ने की है। कि जैसे आप बच्चों की क्लास होती है, एक क्लास में मान लो 30 या 40 बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों की तरफ आप ध्यान दें। क्या आपको बिल्कुल आपके जैसा कोई और बच्चा आपकी क्लास में मिलता है? कि आपने देखा है कि एक और बच्चा है आपकी क्लास में जो बिल्कुल आपके जैसा है, आपके जैसा बोलता है, आपकी जैसी शक्ल है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो चीज़ें उसको भी अच्छी लगती है, और जैसा आप सोचते हैं वही बातें वो बच्चा सोचता है। तो नहीं, ऐसा कोई नहीं बच्चा होता जो बिल्कुल आपके जैसा हो सकता है कि कुछ बातें आपकी जैसी हो, आपके जैसे कपड़े पहनता हो, उसकी शक्ल आपके जैसी हो, लेकिन सारी बातें आपके जैसी नहीं हो सकती। उसकी सोचने की जो शक्ति है या सोचने का जो तरीका है वो आपके जैसा नहीं हो सकता। तो अगर क्लास में कहा जाता है कि सारे बच्चे चित्र बनाओ जो आपको चीज़ें पसंद है, तो सभी के चित्र अलग अलग होंगे। जैसे बुक में दिखाया कि तीनों चित्र अलग अलग हैं, क्योंकि सारे बच्चों की अलग अलग सोच होती है, तो इसलिए वो अलग अलग चित्र बनाते हैं। जैसी हमारी सोच होती है हम वैसे ही काम करते हैं, वैसी ही चित्रकारी बनाते हैं, वैसे ही कविताएं लिखते हैं या वैसे ही गीत गाते हैं। आपने देखा कि आपकी क्लास के जो बच्चे हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, तो सभी की जाति अलग अलग है, सभी के धर्म भी अलग अलग हैं, सभी की भाषाएं भी अलग अलग हो सकती हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषाओं के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। तो सबकी अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा होने के कारण ही विविधता नाम दिया गया है। विविधता का अर्थ क्या होता है? अलग अलग। कि भारत के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग पाए जाते हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग पाए जाते हैं, विभिन्न जातियों के लोग पाए जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि भारत में विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप किसके साथ रहना पसंद करोगे, एक दूसरा बच्चा है जो आपके वाली भाषा नहीं बोलता, और एक तीसरा बच्चा है जो आपकी ही भाषा बोलता है या आपके जैसा ही धर्म है, तो आप इन दोनों में से किस बच्चे के साथ बोलना पसंद करोगे, या किसके पास रहकर आप ज़्यादा खुशी महसूस करोगे? आप दूसरे बच्चे के साथ रहिए जिसकी भाषा अलग नहीं है, आप उसके साथ रह कर देखिए, तो आपको लगेगा कि जो बातें आप बोलते हैं वो आपके दोस्त को समझ नहीं आएंगी, क्योंकि उसकी भाषा अलग है, और जो वो बोलता है वो आपको समझ नहीं आएगा। है इसी तरह अगर आप तीसरे बच्चे के साथ रहते हैं जो वही वाली भाषा बोलता है जो आपकी भाषा है, तो उसकी बातें आपको आराम से समझ आ जाएंगी, और जो आपकी बातें हैं वो उस बच्चे को आसानी से समझ आ जाएंगी। तो जहाँ पर आपको बातें आसानी से समझ आ जाती हैं वहीं पर आप रहना ज़्यादा पसंद करोगे, वहीं पर आपका मन लगेगा। तो ये एक कहानी दी गई है, जैसा लिखा हुआ है दोस्ती करना, तो ये एक कहानी दी गई है कि इसमें एक बच्चा अखबार बेचता है सुबह सुबह हर रोज़, और आने जाने वाले सड़कों पर जो लोग होते हैं, जो ये साइकिल वाला बच्चा दिखाया गया है कि सड़क पर जो आने जाने वाले लोग होते हैं वह उनके पीछे भागता है कि अखबार ले लो, अखबार ले लो। तो एक दिन एक आदमी जो साइकिल पर चल रहा है वो एक चौराहे में खड़ा
खड़ा हो जाता है और वो उसको कहता है कि मुझे हिंदी का अखबार दो। तो बच्चा जब उसकी बात को सुनता है कि वो हिंदी में बोल रहा है और हिंदी का अखबार मांग रहा है, तो बच्चे को बड़ा आश्चर्य होता है और वो कहता है कि सर आपको हिंदी बोलनी आती है? आप देखने में तो बड़े अंग्रेज जैसे लगते हैं। कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान देखने में कैसा लगता है लेकिन उसको दूसरी भाषाएं भी आती हैं, कि कोई भी इंसान एक से ज़्यादा भी भाषा सीख लेता है। तो वो कहता है कि मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था तो मैंने अपने विषयों के साथ हिंदी विषय भी लिया था। वो सब्जेक्ट बोलता है कि दूसरे सब्जेक्ट के साथ मैंने हिंदी सब्जेक्ट भी पढ़ा था। तो ये सब्जेक्ट शब्द जो है उस अखबार बेचने वाले को समझ नहीं आता। वो उससे पूछता है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। अब ये सब्जेक्ट इसको समझाने में तो टाइम लगेगा। इतने में ही जो चौराहे पे खड़ा होता है तो चौराहे की बत्ती जल जाती है, लाल बत्ती, और वो साइकिल वाला चला जाता है। तो अगले दिन फिर वो कहता है कि सब्जेक्ट बताइए क्या होता है। तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है। तो इस तरह वो 1-2 दिन लगातार बातें करते हैं और अखबार उसे वो खरीदता है। तो उनमें दोस्ती हो जाती है कि वो एक दूसरे का नाम भी पूछ लेते हैं। तो साइकिल वाला बताता कि मैं समीर हूँ, अखबार बेचने वाला कहता कि मैं भी समीर हूँ, मेरा नाम भी समीर है। तो इस तरह से दोनों में दोस्ती हो जाती है, प्रेम हो जाता है। जब वो तीसरे दिन मिलते हैं तो जो छोटा बच्चा होता है अखबार बेचने वाला, वो कुछ उदास नजर आता है। तो अखबार खरीदने वाला पूछता है कि आज क्या बात हुई, आज आप खुश नज़र नहीं आ रहे। तो वो कहता है कि जो हमारा गांव है वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गया लोगों में। तो उस अखबार बेचने वाले ने बताया कि उनके शहर मेरठ में लड़ाई झगड़ा हो गया है, दंगे हो गए हैं, सांप्रदायिक दंगे हो गए, इस कारण वो खुश नहीं है। और ये बात अखबार की जो हेडलाइंस होती है उनमें भी लिखी हुई थी कि मेरठ में लड़ाई झगड़ा हुआ, सांप्रदायिक दंगे हुए। तो इससे पता चलता है कि जो छोटा बच्चा था वो मुस्लिम था और जो बड़ा था जिसने अंग्रेज वो अखबार खरीदे थे, जो अंग्रेज जैसा लगता था। तो दोनों की जाति अलग अलग थी और दोनों की भाषा भी अलग अलग थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर दोस्ती हो गई। क्योंकि चाहे हमारा बात कर भाषा अलग होती है लेकिन फिर भी हमारी जो सोच होती है या विचार होते हैं वो आपस में मिलते जुलते होते हैं, कि सबको एक दूसरे के साथ दोस्ती करना अच्छा लगता है। इस तरह हम देखते हैं कि जो दोनों समीर थे, जो एक अंग्रेज था और एक मुस्लिम था, दोनों के खान पान और दोनों का पहनावा, दोनों के धर्म, भाषा अलग अलग थे। तो ये उन दोनों की विभिन्नताएं कहलाती हैं कि दोनों इन बातों में विभिन्न थे, लेकिन फिर भी कुछ बातें दोनों की एक जैसी थी। जैसी दोस्ती करना दोनों को अच्छा लगता था, तो ये उनकी एकता थी, समानता थी। दूसरा विभिन्नता ये थी दोनों में कि जो बड़ा लड़का था वो पढ़ा लिखा था और छोटा लड़का पढ़ा लिखा नहीं था। तो ये भी उन दोनों की विभिन्नता थी। अभी तक आप विभिन्नता का मतलब अच्छी तरह समझ गए होंगे कि विभिन्नता किसे कहते हैं। जिन बातों में हम अलग होते हैं दूसरों से वो विभिन्नता कहलाती है। इस तरह हम देखते हैं कि जो समाज होता है, समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास घर, कपड़ा, भोजन ये चीज़ें नहीं होती हैं, कि बहुत गरीब होते हैं। और जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े मकान होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं और सारे सुख सुविधाएं उनके पास होती हैं। तो जिन लोगों के पास भोजन, घर, कपड़ा आदि नहीं होता, तो ये बातें विभिन्नता में नहीं आती हैं। इसे गैर बराबरी का रूप कहेंगे। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर हैं और न ही जमीन या पैसे जैसा संसाधन जो दूसरों के पास होता है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं होता है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो विविधता है इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। क्या ये विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है? अगर करती है तो कैसे करती है? इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। जैसे क्लास में कई जातियों के, कई धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और कई बच्चे जैसे मुस्लिम होते हैं, कई हिंदू होते हैं और वो कक्षा में सारे इकट्ठे एक स्थान पर बैठते हैं।
तो वो एक दूसरे की भाषाएं सीख लेते हैं, वो एक दूसरे के रीति रिवाज भी सीख लेते हैं। जैसे हिंदू दिवाली दशहरा मनाते हैं और जो मुस्लिम होते हैं वो ईद मनाते हैं। तो इस तरह से वो एक दूसरे की चीज़ें एक स्थान पर रह कर के सीख लेते हैं, जिनसे वो अलग तरह की भाषा भी सीख जाते हैं और अलग तरह के कपड़े पहनना भी सीख जाते हैं। ये कह सकते हैं कि लोग जैसे समुदाय में रहते हैं वो उसी समुदाय की विशेषताएं सीख जाते हैं और उसी समुदाय के आधार पर वो गीत बनाने लगते हैं, कविताएं बनाने लगते हैं, पेंटिंग करने लगते हैं, चित्र बनाने लगते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हिंदू और मुस्लिम ये कह सकते हैं कि दो समुदाय की चीज़ों का एक मिश्रण तैयार हो जाता है। जैसे जो लोग जंगलों में रहते हैं तो वो जानवरों की चित्रकारी करना सीख जाते हैं, जो लोग खेतों में रहते हैं वे पेड़ पौधों की चित्रकारी करना सीख जाते हैं, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं तो वो पहाड़ों की चित्रकारी करना सीख जाते हैं। तो इन सब बातों से ये सिद्ध होता है कि जो देश के अंदर इतने भिन्न भिन्न प्रकार की लोग पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न जाति धर्म भाषा के लोग पाए जाते हैं, तो उसके कुछ फायदे भी हैं। इसके फायदे को और ज़्यादा समझने के लिए हम और आगे देखते हैं कि लोग पुराने समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, आज भी जाते हैं, लेकिन आज गाड़ियों में जाते हैं, कारों में जाते हैं। लेकिन पुराने समय में या तो पैदल जाया करते थे या बैलगाड़ी आदि पे जाया करते। तो क्योंकि वो लोग ज़्यादातर पैदल ही चलते थे तो इसलिए वो जहाँ भी जाते थे तो वहाँ कुछ ज़्यादा लंबे समय के लिए रुक जाते थे और जब वो कुछ दिन वहाँ पर रहते थे तो वहाँ की बोली बोलना सीख जाते थे, वहाँ का खान पान रहन सहन सीख जाते थे। तो वो जब अपने घर आते थे तो कुछ वहाँ की नई बातें जो उन्होंने सीखी वो अपने परिवार में आके बताते थे। तो इस तरह से उनकी जो संस्कृति थी उसका और ज़्यादा मिश्रण हो जाता था और विकास हो जाता था। लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते थे उसका मुख्य कारण था वो लोग काम को ढूंढने के लिए इधर उधर जाया करते थे। जैसा हमने इतिहास में पढ़ा कि लोग काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। दूसरा मुख्य कारण कई बार युद्ध आदि हो जाते थे, जैसे एक देश का दूसरे देश के साथ लड़ाई हो जाती है, युद्ध हो जाता है, तो कुछ लोग युद्ध में भाग लेने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे और वो जब दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे तो उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि चीज़ें सीख जाते थे और इस तरह से नई संस्कृति और जो उनकी पुरानी संस्कृति थी वो उसका मिश्रण हो जाता था और सभी लोग एक दूसरे की बातें सीख जाते थे, एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान होता रहता था। लोगों की संस्कृति के ऊपर भौतिक वातावरण का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसको समझने के लिए हम लद्दाख और केरल के उदाहरण को लेते हैं और देखते हैं कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का कैसे असर पड़ता है। जब आप लद्दाख और केरल को भारत के नक्शे पर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो लद्दाख है वो भारत के नक्शे में ऊपर की तरफ है, बिल्कुल ऊपर की तरफ जहाँ पर जम्मू कश्मीर है, और जो केरल है वो बिल्कुल नीचे की तरफ है जहाँ श्रीलंका है, उससे थोड़ा ऊपर। तो जो लद्दाख के लोग हैं उनकी जो संस्कृति है वो वहाँ के भौतिक वातावरण के अनुसार है और जो केरल के लोग हैं उनकी जो संस्कृति है वो केरल के भौतिक वातावरण के अनुसार है। लद्दाख क्योंकि भारत के ऊपर की तरफ है, उत्तर पूर्व की तरफ है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ जमी होती है और वहाँ पर वर्षा भी नहीं होती, इसलिए वहाँ पे खेती करना बहुत मुश्किल है और वहाँ पर भेड़ें पाली जाती हैं। एक खास किस्म की भेड़ पाली जाती है जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। यह ऊन बहुत ज़्यादा कीमती होती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। ये पश्मीना शाल केवल कश्मीर में ही बुनी जाती है। रेगिस्तान होने के कारण ये मतलब नहीं कि यहाँ लोग घूमने के लिए नहीं आते,
लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। तो ये छोटे क्वेश्चन में आता है, इसको ध्यान से पढ़ें और याद करें। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित हुआ। ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। अभी हम केरल के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पे मसाले उगाए जाते हैं, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये ऐसे मसालों की खेती की जाती है। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। यूरोप के जो लोग आए थे, जैसे अंग्रेज आए थे, वो इन्हीं मसालों के कारण आए थे। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, सर संत थॉमस को। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, उसने अपने वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण लिखा कि मुसलमानों की भारत में बहुत बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। क्योंकि यहाँ पर दूसरे देशों के लोग भी आए हैं, इसलिए केरल में कई धर्मों का विकास हुआ, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म। ये सभी धर्म केरल में होते हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं, वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जो चीन में भाषाएं बोली जाती हैं, उनके शब्दों को केरल के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो भी बोलने लगे। इस तरह हमने देखा कि जो लद्दाख की जलवायु है वो बिल्कुल अलग है और जो केरल की जलवायु है वो बिल्कुल अलग है। दोनों की भौगोलिक स्थिति भी बिल्कुल अलग है। और जैसा हमने केरल में पढ़ा कि जो बाहर से लोग आए थे, उनकी बातें भी हमने सीख ली और हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह अगर हमारे पड़ोस में कोई दूसरी जाति का या दूसरे राज्य का व्यक्ति आकर रहने लगता है, दूसरी भाषा बोलता है, तो उसकी भाषा भी हम सीख जाते हैं। इस लेसन को पढ़कर हम भारत की विविधता को जान चुके हैं। अब हम इस विविधता के अंदर जो एकता छुपी हुई है उसको पढ़ेंगे। जब अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने भारतीयों के ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए थे और सभी लोगों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था और आंदोलन चलाए थे। कई लोग तो जेलों में गए, कई लोगों को फांसी हुई, मौत के घाट उतार दिया गया। तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि यद्यपि भारत के अंदर अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत का समय आता है तो सभी एकजुट होकर उस मुसीबत का सामना करते हैं, चाहे उनको अपने जान का बलिदान क्यों ना देना पड़े। इसी तरह हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी पढ़ा है पिछली क्लासों में कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ था कि लोग इकट्ठा हुए थे और उनके पास कोई हथियार भी नहीं था,
और यहाँ पर एक ब्रिटिश जनरल ने उन निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चला दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान और सिख, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे जो अंग्रेजों की नीति का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें चली गई थी और बहुत सारे घायल भी हो गए थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि विभिन्न जातियों के होते हुए भी सभी लोगों को अपने देश से प्रेम था और सभी ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया और सभी ने मिलकर आंदोलन चलाया और इस आंदोलन के कारण ही हमें अंग्रेजों से छुटकारा मिला और हमें आज़ादी मिली। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, कि किसी विदेशी ने आकर हमें एकता नहीं दिया, बल्कि यह बहुत ही गहरी है जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इस विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। कि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनेकता में एकता ये शब्द बोले थे। उन्होंने अनेकता में एकता महसूस की थी कि चाहे भारत के अंदर अलग अलग जातियों के लोग रहें, लेकिन सबके जो अंदरूनी विचार हैं वो एक जैसे हैं। सभी को अपने देश से प्यार है और सभी मुसीबत के समय एकजुट होकर विद्रोह करना जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो राष्ट्रगान लिखा था वो भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है ये आप अपने शब्दों में लिखिए। इन सभी बातों को पढ़कर या इस लेसन को पढ़कर हम समझ जाते हैं कि भारत के अंदर कितने तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, क्योंकि इनमें कुछ त्यौहार हिंदुओं के होते हैं, कुछ मुसलमानों के होते हैं, कुछ सिखों के होते हैं और सभी के अगर त्यौहार मिला दिए जाएं तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो इनको आप अपनी कॉपी पर लिखिए इनके नाम। दूसरा, जो भारत के अंदर इतनी विविधता पाई जाती है यह आपके जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है, इसका आंसर भी आप समझ गए होंगे कि विविधता से भी हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। हम दूसरों की भाषा सीख जाते हैं, हम दूसरों के रीति रिवाज सीख जाते हैं, दूसरों के त्यौहार सीख जाते हैं, तो इससे हमें फ़ायदा होता है। जो अनेकता में एकता है इसका अभिप्राय भी आप समझ गए होंगे कि भारत में बहुत ज़्यादा विभिन्नता है, लेकिन जो उनके विचार हैं लोगों के वो एक समान हैं, इसीलिए अनेकता में एकता कहा जाता है। यहीं पर हमारा ये लेसन समाप्त हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो देखकर पूरा लेसन समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेसन एक बार वीडियो देखने से समझ नहीं आता तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और अगर बीच में से कोई लाइन या कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वीडियो को स्टॉप करके वहाँ पर बार बार उस चीज़ को देखें जब तक आपको समझ नहीं आ जाती। तो भारत की राजनीति की जानकारी प्राप्त करने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर आपने नहीं दबाया है तो दबा लें। ऑल द बेस्ट।